आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं टाटा एडवांस सिस्टम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। इंडियन इंफ्रा रिपोर्ट की बात माने तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो अब कंप्लीट राफेल जेट का जो फ्यूजलाज है उसका निर्माण अपनी हैदराबाद की फैसिलिटी में करेगा और इसके लिए बाकायदा बहुत जल्दी डसॉल्ट एविएशन के साथ जो मीटिंग है उसको शेड्यूल किया गया है, जहां पर आगे की टाइमलाइन को निर्धारित किया जाएगा। इससे पहले जो बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिली थी वह 10 जून 2025 को देखने को मिली थी, जहां पर हमें ये पता चला था कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने डसॉल्ट एविएशन के साथ जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया है, जहां पर वो कंप्लीट फ्यूजलाज जो राफेल फाइटर जेट का है वो भारत में बनाने वाले हैं और ये काम 2027 या 28 से शुरू हो जाएगा। यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन ने भी क्लियर कर दिया है कि डिस्कशन लगभग पूरे हो चुके हैं और उन्होंने इंडियन कंपनी को सेलेक्ट भी कर लिया है और जो काम है वो आगे बढ़ना भी शुरू हो गया है। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब डसॉल्ट एविएशन फ्रांस से बाहर राफेल की फ्यूजलाज का प्रोडक्शन करने के लिए इच्छुक है और वो बाकायदा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को फ्यूजलाज प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट भी कर चुके हैं। हालांकि जो फॉर्मर यहाँ पर जो प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट है वो साइन भी किया जा चुका है 5 जून 2025 को, जो कि एक हिस्टोरिक शिफ्ट था जहाँ पर पहली बार राफेल के जो फ्यूजलाज हैं इनका निर्माण फ्रांस से बाहर किया जाना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट भारत को मिलेंगे। दरअसल टाटा की स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटी है हैदराबाद में, वहाँ पर जो की स्ट्रक्चरल सेक्शन है इनका निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा जो लेटरल सेल्स हो गई, रियर सेंट्रल या फ्रंट फ्यूजलाज कंपोनेंट्स हो गए, ये सब कुछ टाटा के द्वारा ही बनाए जाएंगे। यानी कंप्लीट राफेल फाइटर का जो निर्माण है वो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा और ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हालांकि डसॉल्ट एविएशन को ये भी उम्मीद है कि अब उन्होंने इतने बड़े एग्रीमेंट भारत के साथ साइन कर लिए हैं जहां पर इंजन से लेकर एयरक्राफ्ट तक का निर्माण भारत में किया जाना है, तो उन्हें ये भी उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना से उन्हें एडिशनल राफेल के जो ऑर्डर्स हैं वो भी जल्दी मिलने वाले हैं। खैर, इसके लिए भारतीय वायुसेना ने जो केस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा भी है। अब देखते हैं कि एमओडी इस पर क्या निर्णय लेती है। एक तरफ जहां अमेरिका अपने खुन्नस निकालने में बाज नहीं आ रहा है और एक के बाद एक भारत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अमेरिका की तरफ से चल रहा है, लेकिन इसी बीच चाइना से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रशियन डेलीगेशन के बीच में द्विपक्षीय जो वार्ता है वो हुई है और इस दौरान दो बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट हुए। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री जी को माय डियर फ्रेंड कह के संबोधित किया और ये चीज़ इस समय अमेरिकन मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रही है और ये प्रमाण है कि भारत और रूस के जो आपसी संबंध हैं वो इस टैरिफ विवाद के बाद और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अब ये भी अनाउंस हो गया कि किस महीने में राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि पूरा भारत देश दिसंबर महीने में राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए आतुर है और लगातार जो वेट है वो भारत में आपका किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा भारत का इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर हम सैन्य क्षेत्र की बात करें या फिर न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र की बात करें तो इसमें कुछ बड़ी डील्स हो सकती हैं, इसका पूरा अनुमान है। अगर हम स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो SU-57 का जो क्लॉज है ये एक बार फिर से डिस्कस किया गया है। हालांकि हम जब तक रक्षा मंत्रालय इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, हमें जल्दबाजी में कुछ भी मान नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्पुतनिक इंडिया के सोर्सेज ये कहते हैं कि SU-57 फैलन प्रोडक्ट 177S इंजन, इसके अलावा ओरियन ड्रोन और जो सिविल एविएशन के एयरक्राफ्ट है ये भारत के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। अब रही बात सबसे प्रबल दावेदार की, तो यहाँ पर दो सिस्टम हैं जिन पर नज़रें सबकी टिकी होंगी। वो होगा SU-57 फैलन जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी ये दूसरा विषय होगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। और देखना है कि राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा कितना ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि आमतौर पर अभी जब भी पुतिन भारत के दौरे पर आए हमें बड़ी डिफेंस डील देखने को मिली है और इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है। आपको क्या लगता है, SU-57 भारत को लेना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत की सबमरीन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत अपने 2 मेगा सबमरीन डील जिनकी लागत तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए है उनको अगले वर्ष के मध्य तक फाइनलाइज कर लेगा, ताकि भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा सके। मीडिया ने यहाँ पर अवगत करवाया कि जो पहला प्रोजेक्ट है जो कि इस समय निगोशिएट किया जा रहा है वो एडिशनल 3 स्कॉर्पियन सबमरीन है जिन्हें हम मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर के बनाएंगे और इसमें फ्रांस की नेवल ग्रुप की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उसके लिए रक्षा मंत्रालय ने ऑलरेडी
36,000 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो दे दी है तकरीबन 2 वर्ष पहले ही। लेकिन यहाँ पर निगोशिएशन में जो डिलेज हैं वो देखने को मिली हैं। इसमें टेक्निकल के साथ साथ जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो निगोशिएट किए जा रहे हैं और अब माना जा रहा है कि चीज़ें सामान्य रूप से आगे बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है जिस पर रक्षा मंत्रालय की नज़र है और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंतर्गत 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का जो निर्माण है वो किया जाना है, जिनकी लागत तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए होने वाली है। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय से जो मंजूरी है वो 2021 में ही मिल गई थी। इस पर टिप्पणी करते हुए थाइसेनक्रॉप मरीन सिस्टम, जो कि जर्मनी के शिप बिल्डर हैं, इन्होंने कमेंट किया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले वर्ष के मध्य तक जो डील है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी और हम मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ मिल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पूर्ण समर्थन करेंगे। सोर्सेज ने इस पर बात करते हुए कहा कि जो कॉस्ट निगोशिएशन है ये बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं और ये जो इंटायर प्रोसेस है ये 6 से लेकर 9 महीने का समय लेगा, इससे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाए। ये दोनों डील भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे प्रोजेक्ट 75 हो या फिर 75I हो। लेकिन इस समय सबकी नज़र जो है वो प्रोजेक्ट 75I पर ज़्यादा टिकी हुई है, क्योंकि ये आमतौर पर अपग्रेडेड सबमरीन है, ज़्यादा एडवांस सबमरीन है और ये एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम के साथ इक्विप होकर आने वाली है। अगर आपने दोपहर की वीडियो देख ली है तो अब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं HJT-36 यशस के बारे में, जिसको हम लोग पूर्व में सितारा के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर HJT-36 को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस एयरक्राफ्ट को अब सिर्फ एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भूमिका में सर्व नहीं करने वाली है, बल्कि ये एयरक्राफ्ट हमें एक डेडिकेटेड मल्टी रोल जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसके तौर पर देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सोर्सेज ने इस पर बात करते हुए कहा, खासकर यहाँ पर कोट किया गया HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील सर के कथन को, जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम एक लाइट अटैक प्लेटफॉर्म को विकसित कर रहे हैं जो कि HJT-36 पर आधारित होगा और ये ट्रेनिंग की भूमिका तो निभाएगा ही निभाएगा, इसके साथ ही साथ ये कॉम्बैट रोल में भी यूज़ किया जा सकेगा। यहाँ पर जो बेसिक वेपन ट्रायल्स है वो ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं और मिशन कंप्यूटर इतना इनेबल है कि वो वेपन इंटीग्रेशन को सीमलेसली हैंडल कर सकता है और HAL इसीलिए इस लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट रोल में भी देखने के लिए इच्छुक है और उनका कहना है कि जो यूजर्स हैं उन्होंने भी इसमें अपनी आम सहमति दे दी है। खैर, मोटे मोटे तौर पर बात करें तो ये जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है ये इतना कैपेबल है कि ये हाई जी मनूवर्स को हैंडल कर सकता है। इसमें आपको टैंडम सीट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है, डिजिटल कॉकपिट देखने को मिलता है। इसको एक सिंगल NPO सैटर्न AL55I इंजन से पावर किया गया है, जो कि 24 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट मैक 0.5 की स्पीड पर ट्रैवल करने में सक्षम है और इसकी सर्विस सीलिंग 9000 मीटर्स की है। और इसमें हमें 5 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर ये अराउंड 1000 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो कैरी कर सकता है। इस पेलोड में हमें गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट्स देखने को मिल सकते हैं, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन देखने को मिल सकते हैं, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एयर टू एयर कॉम्बैट रोडआउट में हमें R-73 और जो अस्त्र जैसी मिसाइल्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और अभी तो ये चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है, ये भारतीय वायुसेना के निर्णय पर डिपेंड करेगा कि इनको कॉम्बैट रोल्स में एयरक्राफ्ट चाहिए या नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।